थैंक यू। आप सभी साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, आप लोगों का प्रयास है, मैं सराहना करता हूं आप लोगों के इस प्रयास की कि साहब को, जैसे बाबा साहब आम्बेडकर को दोबारा से जिंदा किया गया है मान्यवर कांशीराम के द्वारा, इसी प्रकार से आप भी मान्यवर कांशीराम जी को दोबारा से जिंदा करने के लिए जो लगे हैं, मैं आपकी दोबारा से बहुत बहुत सारी भूरी भूरी सराहना करता हूं। साथियों, 1978 में हम उनके साथ जुड़े थे। हमारे एक जिले के एक साथी थे, दिल्ली में रहते थे, सूचना एंड प्रसारण डिपार्टमेंट में थे अधिकारी। तो आप लोग को मैं ये जानकारी दूंगा कि उस समय मान्यवर कांशीराम जी नागपुर से दिल्ली आए और दिल्ली से आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। तो साथियों, उस समय राजेंद्र वर्मा जी अपना ऑडियो बंद कर लें, डिस्टर्ब हो रहा। कितनी बार आप लोगों को बताना पड़ेगा यार। एक साथ ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। How many times I am continuously saying Rajendra Verma, but he is not ready to listen. कभी आपका फोटो आता है, कभी नहीं आता। नहीं, आपका आ रहा है, आप देख रहे हैं। ओके, नाउ इट इज ओके, प्लीज। आप बोले सर। चलिए, धन्यवाद। तो साथियों, जहां तक मान्यवर कांशीराम जी की बात है, कांशीराम जी कोई आदमी नहीं थे। कांशीराम जी अपने आप में एक संस्था थे, एक संगठन थे, एक विचार थे, एक रोशनी थी। जिस रोशनी को दबाने की कोशिश की जा रही है अभी भी, आप लोगों के इस प्रयास की मैं सराहना करता हूं कि आपने बाबा साहब आम्बेडकर के इस दूसरी रोशनी को, जो कांशीराम जी के माध्यम से इस देश के शूद्रों को मिली है, उसे आप दोबारा से जिंदा करने में लगे हैं। मैं सराहना करता हूं। साथियों, बाबा साहब आम्बेडकर के बाद मान्यवर कांशीराम जी एक दूसरी बहुत ही बड़ी शख्सियत पैदा हुए। आज उनके बीच के इसमें फासले को बनाया जाना की कोशिश की जा रही है, ये कह करके कि जैसे मायावती के लिए हम किसी के दुश्मनी नहीं है, किसी से दोस्ती नहीं है हमारी, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर के मिशन से तो दोस्ती है और उसको खत्म करने वाले से दुश्मनी भी है। तो आज मान्यवर कांशीराम जी ने जब माया को दिल्ली में अपने साथ लगाया था, जैसे कहा जाता है, बात प्रचारित कर दी जाती है कि वो आईएएस अफसर बनना चाहती थी, ये बिल्कुल बनावटी हम लोगों के द्वारा बनाई गई बात थी ताकि उसकी अहमियत बन जाए। वरना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की यदि स्पेलिंग भी आप पूछे उनसे तो वो आपको नहीं बता सकती, नहीं लिख सकती। तो जो आदमी यही नहीं बता सकता, अपने कोई भी स्पीच आपने कभी उनकी सुनी होगी, कोई स्पीच वो कभी अपने द्वारा लिखी गई, अपने डायरेक्ट बोलने की द्वारा नहीं बोली जाती। जो सतीश मिश्रा ये लिख कर दे देते हैं, सबसे पहले हम लिख कर दे देते थे, उसके बाद साहब लिख कर देने लगे, उसके बाद सिद्दीकी लिख कर देने लगा, और इस प्रकार लिख कर दिए जाने वाली स्पीच को ही वो पढ़ती चली आई है। और साहब के द्वारा हमें महत्ता दिए जाने को वो बुरा मानती रही। हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन एक बात है, साहब जो ज्यादा हमें महत्ता देते थे, इस प्रकार से हम उसके दुश्मन होते चले गए। एक बार साहब ने कह दिया, भाई मेहर सिंह ऐसा करो, तुम उत्तर प्रदेश देखो। हमने कहा जी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सरकारी नौकरी है, ये हमारे लिए संभव नहीं है कि मान जाओ एक दिन मुझे याद करोगे। राज बहादुर साहब उस समय लखनऊ को देख रहे थे, तो उन्होंने कई बार कहा, लेकिन हमने एक ही बार कहा। मैंने कहा साहब मेरी रिक्वेस्ट है। साहब ने कहा मान जाओ मेरी बात,
एक जमाना आएगा तुम मुझे याद करोगे, कोई टाइम आ गया याद कर रहे हैं सब लोग। तो बात ये हुआ कि साहब ने उनको जो तरजीह दी उसको गलत वजन ले दिया गया। तो साथियों, नागपुर से जब साहब दिल्ली आए थे, मिस्टर मनोहर आटे उनके साथ थे। आपको सुन रहा है? हाँ सुन रहे सर, सुन रहे सर। मनोहर आटे, केसी नरवरिया सर, आपका ऑडियो वीडियो बंद कर लीजिए। केसी नरवरिया सर, मनोहर आटे केसी बेरवा सर मेन कुर्सी पर बैठते थे। मनोहर आटे और साहब तो सामने स्टूल पर या कुर्सी पर या कनस्तर को उल्टा करके बैठ जाया करते थे। ये अहम थी मिस्टर मनोहर आटे की। और मनोहर आटे उन्हें जो भी काम बताते थे, वहां जाना, उस कंट्री में जाना, उस कंट्री में जाना, तो एक आदेश की तरह बता करते थे। और साहब भी मनोहर आटे को बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि मनोहर आटे का बहुत बड़ा सहयोग था। वो अपनी तनख्वाह का सारा पैसा मान्यवर कांशीराम को देते थे और अपना टाइम पूरा कांशीराम जी को देते थे। मगर उनके साथ या सबके साथ ही जो घटनाएं घटती चली गई वो तो आपने देखी। मान्यवर कांशीराम जी के जो गुरु रहे हैं मिस्टर डी.के. खापर्डे, उनको साहब के सामने ही पार्टी से संगठन अलग कर दिया गया और कुछ नहीं हुआ। हरियाणा में मिस्टर अमन कुमार नागरा जो मेंबर पार्लियामेंट थे और साहब के विश्वासी थे, उनको संगठन से अलग कर दिया गया। जो भी साहब के नजदीक जाता चला गया, मान्यवर कांशीराम जी जिसके ऊपर विश्वास करते थे उसी को संगठन से अलग किया जाता रहा। और ये हमारे शुद्ध की, हमारे समाज की सबसे बड़ी अहित हमारा हुआ। साहब का था कैसा कहां से आएगा, संगठन कैसे बनेगा। तो उत्तरी भारत में सबसे बड़ा संगठन है ये हमारा पीएचए। यहाँ 3,500 और 4,000 आदमी हमारी कास्ट के आदमी काम करते हैं। उनसे पैसा इकट्ठा करना आसान था। अमाउंट साहब ने ये समझा, अच्छी जगह अम्मा ये टी, ब्लैक टी। इस प्रकार इनकम का और बामसेव को बनाने का साधन बड़ा आराम से मिला उन्हें। तो मान्यवर कांशीराम जी के साथ हम पहले यहाँ चलाते थे ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसके माध्यम से सब लोग जुड़े हुए थे। आप बोलिए सर। राम जी को ये बहुत अच्छा लगा कि भाई ऐसे आदमी को पकड़ो जहाँ पहले ही संगठन चल रहा है। MP सिंह सहारनपुर के रहने वाले थे, उनकी हत्या कर दी गई थी दिल्ली। वो प्रेस इंडियन और बहुजन संगठन दोनों के संपादक थे। नाम तो साहब का था, लेकिन दोनों के संपादन MP सिंह करते थे। मणिपाल सिंह था उनका पूरा नाम। उनकी एक्सीडेंट में हत्या कर दी गई। उसी समय में मिस्टर अजीत राम थे, अजीत राम रेलवे में, और रघुवीर सिंह बौद्ध थे, सहारनपुर के रहने वाले। ये रेलवे में काम करते थे, हमारे टाइम के ये लोग थे। साहब तो ऐसे थे, रघुवीर सिंह बौद्ध के घर में तो ये जमीन पर भी सो गए, क्योंकि उसका जमीन में इतने घर में जगह नहीं थी। तो उस समय कांशीराम जी का लगाव हमारे साथ ऐसा रहा। उत्तरी भारत से जब शुरू हुआ तो कांशीराम जी ज्यादातर 14-15 वर्षों तक। आपका माइक बंद हो गया, माइक बंद हो गया आपका। चीफ साहब माइक बंद हो गया, माइक माइक माइक।
आप एक ही बेड पे सोते थे। आ रहे चारपाई थी मेरी ससुराल की मिली हुई, और दूसरे कमरे में एक फिरोजाबाद के लोगों ने एक गाड़ी दी थी, UTJ 2121 मरम्मत करा के दी थी। उसे का भाई चलाता था टिटू, जो आज आनंद बन गया। उसमें लेकर के वो अंदर वाले बेड पर सोते थे, और मेरी पत्नी अपने तीनों बच्चों को लेकर के जमीन पर सोती थी। तो साहब के विश्वास बनता चला गया। तो इस प्रकार से साहब ने स्टडी किया। साहब ने कहा अन्याय भ्रष्टाचारों की चलो स्टडी करते हैं। एक बार हम गए राजस्थान के। आपका माइक बंद हो गया, माइक। और हमारी बहनें, हमारी महिलाएं 4 रुपए में अपने जिस्म को बेचती। 4 रुपए में वो ट्रक वाले को भी देते हैं, खेत वाले को भी देती है, और ताड़ी पिलाती। तो एक बार नासिक में हम गए। नासिक में भी रेलवे स्टेशन पर रेलवे वाले पहले गाड़ी रोकते हैं, वहां वो भी मिले हुए हैं। 4 रुपए मांगती है महिला। वो मोमबत्ती लेकर के अपने शरीर को यहाँ लगाती, जिससे सामने वाला शरीर में उसके शरीर को देख ले, ये अच्छा शरीर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कंट्री में घूम घूम कर देखे अन्याय और अत्याचार किस तरह के होते हैं। क्योंकि साहब कहते थे कि बाबा साहब ने मनुस्मृति कब जलाई थी, जब उसकी स्टडी कर ली थी कि इसके अंदर है क्या, हमारे लिए अन्याय अत्याचार किस किस तरह के लिखे हुए हैं। इसलिए देश में हम पहले घूम कर देखेंगे क्या क्या अन्याय अत्याचार हमारी माँ बहनों के साथ होते हैं। इस प्रकार राजस्थान में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उत्तरी बिहार में, उत्तरी मध्य प्रदेश में हम लोगों ने घूम घूम कर देखा कि क्या अत्याचार होता है। और कितनी बार साइकिलों से हम लोग दिल्ली गए, हरिद्वार से लखनऊ गए, हरिद्वार से बरेली शराब की भट्टी आंदोलन चलाया हम लोगों ने। वहां एक अंबेडकर स्कूल था, स्कूल वाले ने अंबेडकर स्कूल बंद कर दिया और वहां शराब की भट्टी खोल दी। साहब ने वो आंदोलन चलाया, शराब की भट्टी बंद करो आंदोलन, और उसकी जिम्मेदारी मुझे दे दी। एक बहुत बड़ी रैली मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून, हरिद्वार, यहाँ के लोग इकट्ठा हुए और 1000 की संख्या में लगभग हम लोग रैली गए और शराब की भट्टी हमने बंद कराई और अंबेडकर स्कूल को दोबारा चालू कराया। तो साथियों, इस प्रकार से सभी लोगों ने खाना सहयोग खाएंगे किया। तो खाना खाएंगे वो यस सर। हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए। बिजनौर में जब हम लोगों ने चुनाव लड़ाया तो हरिद्वार से भी लड़ा दिया। तो जब पीछे हटते रहे तो साहब मुझे कहने लगे और लड़ा ले 2 जगह से। मैंने कहा साहब वो कह रहे थे अभी, अब उन्हें तुमने लड़ाया। अब वो बिजनौर से जब जीती, बिजनौर से सारे लोगों ने इतना बड़ा सहयोग किया कि मिस्टर खापरडे ने हमें दे दी, अमन कुमार नागरा ने, और सभी लोगों ने एक बड़े पैमाने पर वहां पैसा दिया। पैसा कब दिया? इस साहब ने एक बार एक पत्र निकाल दिया और सबको, मुख्य आदमी को दे दिया कि यदि इतना पैसा समय पर आप लोगों ने इकट्ठा करके मुझे ना दिया तो मैं इतने दिन के अंदर ये संगठन भी छोड़ दूंगा और इस देश को छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे पास वो प्रिंटेड चिट्ठी है, यदि आप कहो कभी दिखाएंगे उसको, कि मैं ये देश भी छोड़कर चला जाऊं। लेकिन लोगों ने सहयोग किया और बड़े पैमाने पर पैसा इकट्ठा किया।
हरियाणा में अमन कुमार नागर आगे जब चमारों के साथ झगड़ा हो गया तो जाटों ने उनकी दोनों टांगें तोड़ दी और जेल भिजवा दिया उन्हें। यानी हरियाणा के राज्यपाल, इतना सम्मान था उनका, हरियाणा के राज्यपाल उन जेल में ही मिलने गए, मगर इन्होंने जाटों के साथ करके मैंने और उसको कटवा दिया। ये हमेशा जो कार्यकर्ता साहब के साथ आगे बढ़ता चल लगा उसी को संगठन से आगे करते चले गए। तो आपका क्या बताएं आपको, आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा, आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा। अब चेहरा खत्म हो लिए, अब ठीक, अब ठीक, क्या अब ठीक। हाँ जी, दिखाई दिया? दिखाई दे, दिखाई दे, है जी, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। एक बार साहब और ये दोनों आए तो साहब ने उठाया सोते सोते, अरे तुम्हें ऑफिस में जाना क्या? मैंने कहा जी बहन जी ने मेरा सेंटेंस सुनने के पहले ही उन्होंने हल्ला मचाया। अरे वो मैं सुनो, अब उस समय वो साड़ी क्या करती थी तो साड़ी लपेटने में भी थोड़ी देर हो गई। भाई तो समझते, इसकी कीमत समझती है? एक महीना हरियाणा चला जा, एक महीना राजस्थान चला जा, एक महीना पंजाब चला जा, वो कहाँ से आती है छुट्टियां? बेशरम, तुझे शर्म आती? कार्यकर्ताओं की बेइज्जती करती है, इसकी कीमत नहीं समझी। आज 10,000 दे दे, आज 20,000 दे दे, तो पैसा कहाँ से आता है? और से चुनावी वो हमने ये कानपुर से, आपको याद होगा कानपुर से जब मुख्यमंत्री पहली बार बनी तो हरोड़ा से चुनाव जीत कर गई। उसका इंचार्ज मैं था, मेरी पत्नी थी, मेरी पत्नी 26 साल टीचर थी, उसकी नौकरी छूट गई और मैंने 2,82,000 रुपया इन्हें बचाकर दे दिया इलेक्शन का। लेकिन आप देखिए, मेरी पत्नी की नौकरी छूट गई और मेरे 3 बच्चे थे, तीनों बच्चे एक को ही नौकरी नहीं लगा। मतलब जितने साहब के नजदीक आदमी जाते रहे कि उन्हें संगठन दूर करती चली गई। साहब जब आते थे, आप अंदर लगाएंगे, साहब जब आते थे हम ये उन्हें पूछ लेते थे, साहब अब आप कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि इससे हमें आभास हो जाता था तो कितने दिन में आ रहे हैं, तो अटैची में कितने कपड़े हैं तो वो गंदे होंगे। कपड़े हमें धोना पहला हम हमारा होता था, उसके बाद चंदा इकट्ठा करके उन्हें चंदा देना होता था। इनकी दोनों की मेरी आवाज जा रही थी? हेलो हेलो, हाँ आ रही, बोलिए। हमने इनकी दोनों की अपने माँ और बाप की तरह इज्जत की है हमने की, और माया की तो बेटे की तरह फली भी की है, इज्जत भी की, और पैसा दिया, कपड़ा दिया। मगर आज हम जिस स्थिति में हैं और हमारे कार्यकर्ता जिस स्थिति में हैं वो आप देख रहे हैं। मान्यवर साहब ब्राह्मण से जिस तरह से दूरी बनाए थे, पहले जिस तरह उन्हें अलग हुआ था, इसने उसी तरह ब्राह्मणों के हाथ में संगठन दे दिया। पिछला ब्राह्मण के हाथ में तो सारी या रिश्तेदारी कर ली उससे, और राज्यसभा सब छोटा टिको या बड़ा टिको बेच रहे, लाखों से करोड़, यहाँ तक कि राज्यसभा और लोकसभा तो करोड़ों में ही बेचना शुरू कर दिया। और रिजर्वेशन इन आरक्षण, रिजर्वेशन इन
आर्थिक आधार पर देने की केंद्र को लिख दिया। कई बार लिखा, आप लोग आपने पढ़ा होगा कि मैंने कई बार लिखा, मनमोहन सिंह चिट्ठी का जवाब नहीं देते कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, इसके लिए संविधान में चेंजिंग भी करना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। यानी ऐतिहासिक मलका आपके समाज को तोड़ने के लिए हर करेंगे। और क्या बताया जाए उसके बारे में? साहब के साथ जितना बड़ा न्याय हुआ है, साहब की हत्या, जो लोग कहते हैं साहब की हत्या हुई है, सबसे बड़ी बात है दुनिया का कोई भी कानून माँ और बेटे के बीच में नहीं आता, और साहब को उनकी माँ से नहीं मिलने देगा, उनके बेटे के पास नहीं मिलने देगा, उनकी जिंदा लाश नहीं देगी, उनको मरने के बाद नहीं दिया गया, यहाँ तक कि मरने के बाद 1 घंटे के अंदर ही वो राख नीचे से 1 फुट नीचे से भी खुदवा कर जमुना में फेंकवा दी गई। इसका क्या मतलब है? हम कोई दुश्मन तो है नहीं, लेकिन इसका क्या मतलब है? जमीन 1 घंटे के अंदर जमीन भी खुदवा दी वहां से। कभी इसका टेस्टिंग ना कर ले जाए तो साहब के जितने नजदीक कोई गया उतने ही उसको फांसी चढ़ा देगा। इसके अलावा और हम आपको कहते हैं